हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं दिजकस्त्रा's एल्गोरिथम और ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर कोर्स का चैप्टर नंबर 60 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दिजकस्त्रा's एल्गोरिथम किस लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हम एक ग्राफ के अंदर किसी एक नोड से बाकी नोड्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये एक फेमस सॉल्यूशन है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसको एक फेमस मैथमेटिशियन दिजकस्त्रा's ने इन्वेंट किया था। दिजकस्त्रा's एल्गोरिथम ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का ही एक जनरलाइज्ड वर्जन है। दिजकस्त्रा's एल्गोरिथम में हम लोग यूज करते हैं एक डिस्टेंस टेबल। डिस्टेंस टेबल को हम लोग मेंटेन करेंगे। डिस्टेंस टेबल में बेसिकली तीन चीजें हम स्टोर करते हैं। सबसे पहले जो ग्राफ हमारे पास है उसके सारे नोड्स हम लोग वर्टेक्स वाले कॉलम में रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम वर्टेक्स एक एक करके लिखते जाएंगे, एक एक नोड ग्राफ का मेंशन करेंगे। इसके बाद उसकी डिस्टेंस वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी है। अब ये जो डिस्टेंस वैल्यू होगी वो इनिशियली होगी इन्फिनिटी, राइट। डिस्टेंस वैल्यू इन्फिनिटी होगी बिकॉज अभी मैंने ग्राफ को प्रोसेस करना स्टार्ट नहीं किया है। शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए जो प्रक्रिया हम लोग करेंगे वो अभी हमने स्टार्ट नहीं करी है। जब तक हमने स्टार्ट नहीं करी है, हर एक नोड की डिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। बेसिकली डिस्टेंस वैल्यू क्या है? डिस्टेंस वैल्यू है डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू नोड वी। व्हाट इज सोर्स? अब एक ग्राफ के अंदर बहुत सारे नोड्स हैं। ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम किसी एक नोड से किसी भी दूसरे नोड तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में 5 नोड्स हैं और ये जो नोड्स में से एक नोड को मैं मान लेता हूं सोर्स नोड। जैसे ये ए है, ए नोड को मैंने मान लिया सोर्स नोड यानी स्टार्टिंग नोड। अब मेरा मकसद ये है कि इस ए नोड से लेकर बाकी नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यानी ए से बी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। जैसे ए से बी तक पहुंचने का एक पाथ हमको दिख रहा है कि ये 10 डिस्टेंस का है, एक पाथ हमको दिख रहा है कि ये 5 सी तक गए और सी से फिर बी पे गए, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। तो ये ज़्यादा बेटर हो गया। 10 के कंपैरिजन में 8 आ रही है इसकी कॉस्ट। तो ऐसे करके हम लोगों को फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन ए से यानी सोर्स पॉइंट ए ही रहेगा हमेशा। ए से बी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ, ए से सी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ, ए से डी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ और ए से ई तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ हमको फाइंड आउट करना है। तो जो सोर्स नोड है वो फिक्स्ड है, वो हमको गिवन रहेगा, तभी इस एल्गोरिथम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है। कई लोगों को लगता है किसी भी नोड से किसी भी नोड तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए एल्गोरिथम है। नहीं, ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नोड से बाकी सब नोड्स तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का तरीका है। तो यहां पर जो वर्टेक्स की लिस्ट हम बनाएंगे वो ए बी सी डी इस तरीके से हम बना देंगे और सभी की डिस्टेंस वैल्यू हम लिखेंगे। तो डिस्टेंस वैल्यू अभी हमने सोर्स किसको माना है, ए नोड को। तो ए नोड से इन नोड्स तक का पहुंचने का जो भी कॉस्ट होगी वो हमको मेंटेन करनी है। ऑब्वियस सी बात है, ए से ए तक पहुंचने की कॉस्ट क्या होगी, वो होगी 0। आप देख सकते हैं ए नोड है, अगर इसी को सोर्स नोड माना है तो ए से ए तक पहुंचने की कॉस्ट होगी 0। तो यही बात यहां पर लिखी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ सोर्स टू इटसेल्फ इज 0। बाकी सबके केस में हम क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। डिस्टेंस v
of all other vertices are set to infinity to indicate that those vertices are not yet processed. जब तक हमने प्रोसेस नहीं किया है इनिशियली, वो डिस्टेंस इन्फिनिटी कंसिडर करते हुए चलेंगे। तीसरा कॉलम जो हमने यहाँ मेंटेन किया है उसमें हम इंफॉर्मेशन रखेंगे पेरेंट नोड की, यानी प्रीवियस वर्टेक्स विच गिव डिस्टेंस v। तो ये 3 कॉलम्स यहाँ पर हम मेंटेन करने वाले हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरी एल्गोरिथम को समझेंगे, तो अगर कोई बात आपको अभी उतनी क्लियर नहीं हुई है तो वो एग्जाम्पल के जरिए आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, दिजक्स्त्रा's एल्गोरिथम के बारे में मैं बताऊं उसके पहले 2-3 बातें, इंपॉर्टेंट बातें आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक ग्रीडी एल्गोरिथम है, ग्रीडी मेथड यूज करती है। अब ये ग्रीडी मेथड क्या है? कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिसमें लॉन्ग टर्म में बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा ये फाइंड आउट नहीं किया जाता, बल्कि जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूं तो किसी भी स्टेप पर जो मुझे बेस्ट ऑप्शंस, जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट ऑप्शन दिखता है मैं उसको चूज कर लेता हूं। मैं इस बात को समझाने के लिए छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है 3 रास्ते, आप इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं। अब इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये आप देखते हैं। आपका फाइनल डेस्टिनेशन ये, मान लीजिए आपको कोई एक सिटी है, उस सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचना है। अब इसके लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, आप 3 रास्ते से होकर जाओगे। तो आप क्या सोचते हो कौन से रास्ते से चलें? आपको नहीं मालूम कि जिस नेक्स्ट स्टेशन पे आप पहुंचोगे उसके आगे का रास्ता कैसा है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, लेकिन आप आगे की बातें नहीं सोचोगे। आप अभी सोर्स स्टेशन पे हो और इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेशन पे आपको जाना है फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो आप सिर्फ ये देखोगे कि फिलहाल इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। तो मान लीजिए इसकी कॉस्ट 10 है, इसकी कॉस्ट 6 है, इसकी कॉस्ट 2 है। तो आपने कहा कि नहीं भाई, इसकी कॉस्ट सबसे कम लग रही है 2, तो मैं तो इस वाले डायरेक्शन में जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अभी तुरंत का फायदा देखा। हो सकता है कि यहां से यहां तक जाने का जो रास्ता हो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है यहां से यहां जाने का रास्ता 3 कॉस्ट का था, यहां से यहां तक जाने का जो रास्ता है वो 1 कॉस्ट का था, और यहां से यहां तक जाने का रास्ता 15 कॉस्ट का है। तो आप एक्चुअल में हो सकता है बहुत लंबे रास्ते से गए, लेकिन जिस स्टेज पे इनिशियली आप डिसाइड कर रहे थे तो आपने पूरी लेंथ के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ इमीडिएट सॉल्यूशन के बारे में सोचा। तो ग्रीडी एल्गोरिथम में क्या रहता है, जिस स्टेप पे हम होते हैं उस स्टेप से जितने ऑप्शंस हमारे पास होंगे उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होता है हम उसको चूज करते हैं। ग्रीडी यानी लालची, तो लालच है अभी मेरी पूर्ति हो जाए, अभी मैं बेस्ट ले लूं, बात का बाद में देखेंगे। ये अप्रोच के साथ जो एल्गोरिथम काम करती हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम। तो दिजक्स्त्रा's एक ग्रीडी एल्गोरिथम है। इट यूजेस प्रायोरिटी क्यू टू स्टोर अनविजिटेड वर्टाइसेस बाय डिस्टेंस फ्रॉम एस। एस यहां पर हम सोर्स वर्टेक्स को बोल रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में ए नोड को सोर्स माना है। तो यहां पर इस एल्गोरिथम को यूज करते वक्त हम प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल करेंगे। प्रायोरिटी क्यू क्या है, जिसमें हम प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हैं वैल्यूज की, और प्रायोरिटी के आधार पे उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एल्गोरिथम नेगेटिव वेट्स के साथ वर्क नहीं करती। दिजक्स्त्रा's एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करती है। उसमें जरूरी क्या है, ये वेटेड ग्राफ हो, यानी इस ग्राफ में हर एक एज पर कुछ वेट हो, जैसे यहाँ 10 है, 5 है, 2 है, 3 है, तो इस तरीके से वेट हो, और वो नॉन नेगेटिव वेट होना चाहिए, यानी नेगेटिव वेट्स अलाउड नहीं हो सकते, यहाँ नेगेटिव वेट्स नहीं होने चाहिए, सब पॉजिटिव वेट्स होंगे। तो इस तरीके से हमें समझ में आए 3 पॉइंट्स। अब हम लोग एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इस एल्गोरिथम को एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब देखते हैं हम ये एल्गोरिथम जिसमें कि
7 स्टेप्स लिखी हुई हैं। डिजक्स्त्रा's एल्गोरिथम में हमको 3 चीज़ें चाहिए। हमें एक तो चाहिए ग्राफ, ग्राफ में जो वेट्स की इंफॉर्मेशन है वो, और वो नोड जिसको हम सोर्स नोड मानेंगे, स्टार्टिंग नोड मानेंगे, जो कि स्मॉल एस से हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं। अब एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं इनिशियलाइज सिंगल सोर्स, जिसमें हम ग्राफ और एस पास करते हैं। बेसिकली इसका काम ये है कि ये एस को इनिशियलाइज कर दें। तो हमें करना ये होगा कि हम एक टेबल मेंटेन करने जा रहे हैं, और इस टेबल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हम रखने वाले हैं उसको समझिए। सबसे पहले हम यहाँ वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन रखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन रखने वाले हैं उसके डिस्टेंस वैल्यू का, तो इसको मैं डी वी से डिनोट कर देता हूँ। इसके बाद ये डिस्टेंस क्या है, सोर्स से लेके उस वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, और उसके बाद मैं उसके पेरेंट, इसको मैं पाई से डिनोट कर रहा हूँ, पेरेंट ऑफ वर्टेक्स वी, ये इंफॉर्मेशन रख रहा हूँ। तो इनिशियल सिचुएशन क्या है उसको देखिए। तो लेट्स से हमारे पास कौन कौन से नोड्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। तो इस तरीके से हमारे पास 5 नोड्स हैं। ठीक है, अब हमें इनिशियलाइज करना है एस को। तो एस को इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ, हमने इसका डी वैल्यू को लिख दिया है 0। डी वैल्यू 0 होगी क्योंकि सोर्स नोड से सोर्स नोड तक ही पहुंचने का जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 0, और इसकी पाई वैल्यू निल होगी। अब यहाँ पर हम एक सेट मेंटेन करेंगे कैपिटल एस, विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल एस। तो कैपिटल एस मेंटेन करेंगे और एक क्यू मेंटेन करेंगे, और क्यू के अंदर हम सारे नोड्स रख देंगे ग्राफ के। ठीक है, तो एक एस नाम का सेट हम लोग यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एस नाम का सेट है, और ये एस सेट को मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, इनिशियली एस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, इसलिए हम इसमें 5 असाइन कर रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एस में कुछ भी नहीं है, एस एक सेट है। इसके बाद हमने एक क्यू लिए है जिसमें हम सारे नोड्स ले रहे हैं। तो क्यू मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ, मैं इसी टेबल को क्यू की तरह कंसिडर कर रहा हूँ, जो कि एक प्रायोरिटी क्यू है, और इसमें से हम जब नोड्स एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिनिमम कॉस्ट वाला, मिनिमम डिस्टेंस वैल्यू वाला नोड एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब आइए देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम एक लूप लगा रहे हैं, जो कि स्टेप नंबर 4, 5 और 6 को करेगा रिपीट, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है ना, अभी फिलहाल ये जो बी सी डी ई है, इनको भी हमें इनिशियलाइज करना था। कब इनिशियलाइज किया गया होगा इसको, जब स्टेप नंबर 1 में हमने एस को इनिशियलाइज किया था 0 से, तभी बाकी के नोड्स के लिए भी यहाँ इनिशियलाइजेशन कर दिया गया होगा, और इनिशियली इनमें वैल्यूज क्या रखी, इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी ये डिनोट कर रहे हैं कि अभी इन नोड्स को हमने प्रोसेस नहीं किया है। गॉट इट, और इनके पेरेंट नोड की जगह पर भी निल है। ओके, अब इस लूप के अंदर सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्यू के अंदर से वैल्यू, पर कौन सी वैल्यू, जो मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू होगी, मिनिमम डिस्टेंस वैल्यू। तो आप देख सकते हैं इस पूरे टेबल के अंदर हर एक नोड का सोर्स नोड से डिस्टेंस दिया हुआ है। अभी क्योंकि कोई भी दूसरा नोड मैंने प्रोसेस नहीं करा है, तो सोर्स नोड से बी तक पहुंचने की कॉस्ट इन्फिनिटी, सोर्स नोड से सी तक पहुंचने की कॉस्ट इन्फिनिटी, सोर्स नोड से डी तक पहुंचने की कॉस्ट इन्फिनिटी, सोर्स नोड से ई तक पहुंचने की कॉस्ट इन्फिनिटी, और सोर्स नोड से सोर्स नोड तक पहुंचने की कॉस्ट 0। तो अभी मिनिमम कॉस्ट तो एक ही है, तो इसलिए ए को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, और इसको मैं सेट एस के अंदर जोड़ दूंगा, यानी यूनियन कर दिया मैंने। जो एक्सट्रैक्ट किया वो स्मॉल यू से डिनोट कर रहा हूं। तो ए कहाँ चला गया, सेट एस के अंदर। उसके बाद ये जो हमने निकाला है, रिपीट फॉर ईच वर्टेक्स विच इज एडजेसेंट ऑफ यू। अब यू के एडजेसेंट कौन कौन है, यू मतलब जो अभी आपने निकाला था। तो चाहो तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहां लिख देता हूं
जो u है वो फिलहाल a है और a q में से निकल चुका है। इस बात को ध्यान रखिए, q में से निकल चुका है तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ जिससे कि आपको ये बात ध्यान में रहे कि a अब q के अंदर नहीं है। ओके, अब मुझे बताइए कि a के नेबर्स कौन है। a के नेबर्स मैं v से डिनोट करूंगा। a के नेबर्स आप इस डायग्राम में देखिए, a का नेबर एक तो b है, उसके बाद c है और देखिए ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो जो नेबर है b और c दो ही नेबर्स हैं इसके। तो हम इस इनर लूप को स्टेप नंबर 5 में ये लूप की नेस्टिंग हो रही है, अंदर भी एक लूप लगा है और ये लूप उतनी बार चल रहा है जितने की उसके नेबर्स हैं। तो फिलहाल दो नेबर्स आइडेंटिफाई हमने करे हैं सोर्स नोड ए के, तो दो बार ये चलेगा और हर एक नेबर को हम स्मॉल v से डिनोट करेंगे। तो पहले वाले नेबर के लिए चला और रिलैक्स फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। रिलैक्स फंक्शन में हमने जो नोड एक्सट्रैक्ट किया था जिसको हम u से डिनोट कर रहे हैं a, वो पास किया, नेबर पास किया और वेट पास किया। वेट कितना होगा, तो वेट की इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, हमने रिलैक्स फंक्शन में पास किया है। मैं रिलैक्स लिख लेता हूँ। रिलैक्स एक फंक्शन हम बना रहे हैं जिसमें हमने क्या पास किया, सोर्स नोड, नेबर और इसका वेट। a से b तक का कॉस्ट क्या है, दैट इज 10। तो ये तीन चीजें हमने इसमें पास कर दी हैं। देन अब हमें देखना है रिलैक्स में क्या कोडिंग है। तो रिलैक्स में हम लोग देख रहे हैं स्टेप नंबर 1 में कि डिस्टेंस वैल्यू ऑफ v। अब डिस्टेंस वैल्यू ऑफ v का मतलब क्या है, यहाँ v का मतलब है b। तो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ v कितना है, डिस्टेंस वैल्यू ऑफ b, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये u है, ये v है और ये w है। तो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ v मतलब डिस्टेंस वैल्यू ऑफ b इज इंफिनिटी, राइट। तो इंफिनिटी इज ग्रेटर देन, अब देखो मैं इसको यहीं पर लिख लेता हूं, डिस्टेंस वैल्यू ऑफ v, ठीक है, अगर ग्रेटर है डिस्टेंस वैल्यू ऑफ u प्लस वेट, किसका, u से v तक का जो वेट है वो, यानी w। अब w कितना था, 10, ठीक है। तो क्या इन्फिनिटी, ये चीज कितना है, इन्फिनिटी, और du कितना है, du इज 0, क्योंकि u का मतलब a है तो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ a इज 0। तो 0 प्लस 10, तो 0 प्लस 10 इज 10। तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 10। यस, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये ट्रू हो जाए तो क्या करना है, देन डिस्टेंस वैल्यू ऑफ v मतलब dv हम चेंज कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे, du प्लस d, ये वेट कितना था 10, du कितना था 0, 0 प्लस 10 इज 10, 10 किस में चला गया, dv में, यानी अब इन्फिनिटी की जगह यहाँ हो चुका है 10। तो ये अब इन्फिनिटी नहीं रहेगा बल्कि इस जगह पर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, ठीक है। और साथ में इसके पेरेंट की इंफॉर्मेशन भी चेंज करी। पेरेंट कौन हो जाएगा, u। अब u कौन है, a, तो इसका पेरेंट हमने लिख दिया a। तो इस तरीके से हमने एक नेबर को प्रोसेस कर लिया है। अब हम फिर से चलते हैं, ये रिलैक्स फंक्शन का काम क्योंकि फिनिश हो चुका है, तो हम वापस जाते हैं अपने मेन एल्गोरिथम पे। और यहाँ पर ये जो इनर लूप था अभी एक नेबर के लिए चला है, अब दूसरे नेबर के लिए भी चलेगा। दूसरा नेबर कौन है, तो दूसरा नेबर आप देख सकते हैं c है। तो इसका मतलब हुआ इस जगह पर आ जाएगा c, और a से c तक की जो कॉस्ट है दैट इज 5, वो आ जाएगी। अब रिलैक्स फंक्शन में ये स्टेप लिखिए कि dv मतलब डिस्टेंस वैल्यू ऑफ c, डिस्टेंस वैल्यू ऑफ c इज इन्फिनिटी, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। और du यानी डिस्टेंस वैल्यू ऑफ a इज 0, 0 प्लस 5, तो 0 प्लस 5, वेट 5 है ना, तो 0 प्लस 5, तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 5, राइट। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर हम क्या कर दें, फिर इसकी वैल्यू भी हम चेंज कर देते हैं। इसकी वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, किसकी वैल्यू चेंज करनी है, c के लिए, क्योंकि नेबर अब c है। तो dv की वैल्यू हो जानी चाहिए du प्लस वेट,
तो व्हाट इज डी यू? डी यू इज 0 प्लस वेट यानी 5, तो इसकी नई वैल्यू हुई 5। इसका मतलब यह है कि ए से सी तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 5 हो चुकी है, ए से बी तक पहुंचने की कॉस्ट 10 हो चुकी है। अच्छा, साथ में हमें इसके पेरेंट वैल्यू को भी सेट करना होगा। पेरेंट वैल्यू क्या होगी? ए, ठीक है, क्योंकि जो u है वही पेरेंट बन जाएगा। इस तरीके से हमने ये दूसरी बार भी रिलैक्स फंक्शन कॉल कर लिया है, दोनों नेबर्स के लिए चल चुका है। स्टेप नंबर 6 फिनिश हो चुकी है। वापस जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, और स्टेप नंबर 3 में फिर देखते हैं क्या क्यू एम्प्टी है। नहीं, अभी क्यू एम्प्टी नहीं है, क्योंकि क्यू में से अभी तक तो सिर्फ एक ही नोड निकला है, दैट इज ए। अब देखें कि क्यू के अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस वैल्यू वाला नोड है उसको हम निकालेंगे और उसको हम यू बोलेंगे। तो अब देखिए कि इस पूरे टेबल के अंदर ए तो क्यू में से ऑलरेडी निकल चुका है, बचे हुए में सबसे कम कॉस्ट किसकी है? सी की है। तो सी को अब हमें क्यू से निकालना है, और इसलिए मैं यहाँ क्रॉस कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर अब u मतलब a नहीं है, ये नेबर्स भी चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर u का मतलब हो जाएगा c, गॉट इट। अच्छा, जो आपने यहाँ से c निकाला है उसे आप s में जोड़ भी देंगे, ठीक है। यही यहाँ पे स्टेप लिखिए कि एक्सट्रैक्ट करो, उसे u बोलो और सेट s के अंदर u को जोड़ भी दो, ठीक है। अच्छा, अब इसके एडजेसेंट नोड्स देखते हैं। एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से हैं? तो C के एडजेसेंट नोड में सबसे पहला नाम, ये देखिए यहाँ पर एक एज ठीक से दिख नहीं रही है, मैं एज बना देता हूँ। देखिए एक एज ऐसी भी है, ठीक है, ओके, और वो C की तरफ जा रही है, ठीक। ओके, अब बताइए C के कौन कौन से नेबर्स हैं? C के नेबर्स हैं B, C का नेबर है D, C का नेबर है E। तो 3 नेबर्स हैं। तो जो इनर लूप है वो 3 बार चलेगा, जो स्टेप नंबर 5 में, और 3 बार रिलैक्स फंक्शन कॉल होगा। तो पहली बार जब रिलैक्स फंक्शन कॉल हुआ तो वो किसके लिए कॉल हुआ? B के लिए कॉल हुआ। तो यहाँ पर फिर मैं चेंजेस करने वाला हूँ, इसको हटा देते हैं, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्या वैल्यूज हो जाएंगी? सबसे पहले u तो हमारे लिए C है, फिर नेबर किसको ले रहे हैं? पहले B को। C से B तक की कॉस्ट कितनी है? 3, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस वैल्यू ऑफ B, क्योंकि V का मतलब, ये देखिए मैं यहाँ V लिख रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए V का मतलब क्या है? B। तो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ V इज 10, तो 10 इज ग्रेटर देन du मतलब C की कॉस्ट 5 प्लस 3 8, ओके, ये 8 आ रहा है और ये 10 है, तो 8 छोटा होता है 10 से, इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। इसलिए हम डिस्टेंस वैल्यू ऑफ B चेंज कर देंगे, और अब यहाँ 10 नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पर हो जाएगा 8। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, 10 की जगह पर अब कर देता हूँ 8, और इसका पेरेंट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इस जगह पे कर देता हूँ 8 और इस जगह पे कर देता हूँ पेरेंट। नया पेरेंट कौन हो जाएगा? u कौन है? C, तो C इसका पेरेंट हो गया। यानी B तक पहुंचना है तो A से डायरेक्ट B पे मत पहुंचो, क्योंकि उसकी कॉस्ट 10 है। A से पहले C पे आओ, C से B पे जाओ, ये शॉर्टेस्ट होगा, इसलिए इसको कंसिडर कर लिया। तो अभी हमने एक नेबर के लिए देख लिया है, अब हम दूसरे नेबर के लिए देख रहे हैं, दैट इज D। तो रिलैक्स फंक्शन फिर से कॉल होगा और अब की बार कॉल होगा D के लिए। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज फिर चेंज करता हूँ। अब D के लिए हम चला रहे हैं, तो V का मतलब हो जाएगा नोड D, और कॉस्ट क्या होगी C से D तक के लिए? ये है 9, ठीक है। अब मैं फिर से इसको चला रहा हूँ, रिलैक्स फंक्शन कॉल हो रहा है ये 3 वैल्यूज के साथ। डिस्टेंस वैल्यू ऑफ D इज इन्फिनिटी, तो इन दोनों के सम से हमेशा ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब डिस्टेंस वैल्यू ऑफ V अपडेट कर दी जाएगी, और उसमें क्या आ जाएगा? du का मतलब कितना है? 5 प्लस 9 यानी 14, तो 14 हो जाएगी D की डिस्टेंस वैल्यू। तो 14 लिखने के लिए पहले मैं इरेज कर देता हूँ इस इन्फिनिटी को,
और इस जगह पर लिख देता हूँ 14। अच्छा, इसकी पेरेंट वैल्यू भी चेंज होगी, पेरेंट कौन हो जाएगा सी। ठीक, इसी तरीके से अगले नेबर के लिए चलेगा, जिसका मतलब है ई के लिए रिलैक्स फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो अब यहाँ वी का मतलब ई हो जाएगा और उसका वेट भी चेंज हो जाएगा। वेट कितना हो जाएगा, सी से ई तक का डिस्टेंस, सी से ई तक का डिस्टेंस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2। अब डिस्टेंस वैल्यू ऑफ ई अभी तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तो इन दोनों के सम से ज़्यादा होगा ही होगा, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो इसकी डिस्टेंस वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी। अपडेट होगी किस वैल्यू से, डी यू प्लस वेट। डी यू कितना है, डी यू मतलब 5, वेट मतलब 2, तो 5 + 2 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे 7 और पेरेंट वैल्यू क्या होगी सी। तो देखिए यहाँ तक अपडेट हो चुका है हमारा और तीनों नेबर्स के लिए चल चुका है। इसका मतलब ये लूप एंड हो गया अंदर वाला। फिर से स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। क्यू अभी भी एम्प्टी नहीं है, तो फिर से हम लूप को चलाएंगे और अभी फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनिमम डिस्टेंस वैल्यू वाले नोड को। अब आप देखिए इस टेबल के अंदर जो ए और सी को तो भूल जाइए क्योंकि वो क्यू में नहीं है। बचे हुए बी डी ई को देखिए, सबसे मिनिमम कॉस्ट ई वाले की है, तो ई को हम निकालने वाले हैं। इसका मतलब हम सेट के अंदर ई जोड़ देंगे और जो यू है उसकी नई वैल्यू हो जाएगी ई। अब इसके नेबर्स भी चेंज हो जाएंगे। अभी नेबर्स, ई के नेबर्स देखिए कौन कौन से हैं। ई के नेबर्स, अच्छा यहाँ पर भी एक एज जो दिखाई नहीं दे रही है ठीक से डायग्राम में, वो मैं बना देता हूँ। ठीक है, ओके, बताइए ई के नेबर्स कौन कौन से हैं। ई से ए पर जाया जा सकता है, इसलिए ई का एक नेबर ए है। ई से डी पे जाया जा सकता है, इसलिए इसका एक नेबर डी, और इसके दो ही नेबर्स हैं। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ है इसलिए हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। ई से सिर्फ हम दो जगह जा सकते हैं, ई से सी पे नहीं जा सकते क्योंकि ई में बेसिकली सी से ई पे जा सकते हैं पर ई से सी पे नहीं जा सकते। अब हम रिलैक्स फंक्शन को दो बार कॉल करेंगे, एक बार ए के लिए एक बार डी के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ। रिलैक्स फंक्शन में इस बार जो वैल्यूज पास होंगी वो कुछ और हैं। क्या वैल्यूज हैं रिलैक्स फंक्शन में, सबसे पहले u मतलब e हो जाएगा और v का मतलब हो जाएगा a, और e से a तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 7। तो अब मैं लिखता हूं d ऑफ v मतलब a वाली कॉस्ट, तो वो तो ऑलरेडी 0 है, तो ये तो बड़ी हो ही नहीं सकती इन दोनों के सम से, है ना। 0 से बड़ा क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इफ कंडीशन फॉल्स होने वाली है और कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो इसको आप भूल जाइए। रिलैक्स फंक्शन का काम खत्म। अब रिलैक्स फंक्शन तो अब की बार रिलैक्स फंक्शन किसके लिए कॉल होने वाला है, सोर्स तो अभी भी u की वैल्यू तो अभी भी क्या रहेगी e, पर नेबर कौन सा वाला कंसिडर कर रहा हूँ d, और e से d तक की कॉस्ट को देखिए 6 है। ठीक है, अब मुझे बताइए dv मतलब d नोड की डिस्टेंस वैल्यू कितनी है 14 ग्रेटर है de मतलब 7 + 6 है। 7 + 6 is 13, राइट, 7 + 6 is 13, तो कितना हो गया 13 छोटा होता है 14 से, यस, इसलिए चेंजेस होंगे और डिस्टेंस वैल्यू ऑफ d चेंज होके 13 हो जाएगी। अभी कितनी है, अभी 14 है, तो 14 से वो चेंज होके कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये मैं चेंज कर देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि फिर पेरेंट भी चेंज होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले तो 13 और पेरेंट कौन हो जाएगा u मतलब e। ठीक है, तो दोनों ही नेबर्स के लिए हम लोगों ने चला लिया है। अब फिर से स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। q अभी एम्प्टी नहीं है इसलिए फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे। अभी किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, b और d में से जिसकी कॉस्ट कम है, यानी b को एक्सट्रैक्ट करेंगे। b को हम लोग सेट s में जोड़ देंगे और अब u की नई वैल्यू हो चुकी है b, तो इसको हटाता हूँ। ठीक है, रिलैक्स फंक्शन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ले लिया मैंने b और इसके नेबर्स कौन कौन से हैं, एक तो है c, एक है d।
दो नेबर्स हैं इसके, तो 2 बार रिलैक्स फंक्शन कॉल होगा। दोनों बार में u की वैल्यू तो b रहने वाली है, v की वैल्यू पहली बार में मैंने c रखी है, और b से c तक का जो डिस्टेंस है वो है 2। ओके, तो अब देखते हैं डिस्टेंस वैल्यू ऑफ c कितना है। डिस्टेंस वैल्यू ऑफ c इज 5, और डिस्टेंस वैल्यू ऑफ u कितना है, तो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ u 8 है, तो 8 प्लस 2 करूँगा 10, तो 5 ग्रेटर देन 10 फॉल्स हो गया, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होंगे। गॉट इट। देन अब दूसरे नेबर के लिए चलाते हैं। दूसरा नेबर कौन है? दूसरा नेबर है d, तो लिखते हैं v की वैल्यू d, और उसके बाद b से d तक का डिस्टेंस, b से d तक का डिस्टेंस कितना है 1। तो अब देखिए डिस्टेंस वैल्यू ऑफ d कितना है, डिस्टेंस वैल्यू ऑफ d 13 है, राइट 13। ये ग्रेटर है किससे? du कितना है? d डिस्टेंस वैल्यू ऑफ b दैट इज 8, और वेट कितना है 1। यस, तो 13 ग्रेटर है 8 प्लस 1 यानी 9 से, तो यस ये 9 किस में चला जाएगा? डिस्टेंस वैल्यू ऑफ d में। तो डिस्टेंस वैल्यू ऑफ d अब मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 13 को हटा देता हूँ, इसका पेरेंट वैल्यू भी चेंज होगी इसलिए इसको भी हटा देता हूँ, और इस जगह पे नई वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 1 यानी 9, और इसकी पेरेंट वैल्यू आ जाएगी b। ठीक है, ओके। रिलैक्स फंक्शन दोनों नेबर्स के लिए चल चुका है। अभी फिर स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं, और q अभी एम्प्टी नहीं है तो एक बार फिर चलाएंगे। अब q के अंदर एकमात्र नोड बचा है तो वही हम निकालने वाले हैं, दैट इज d, और इसको मैंने s में जोड़ दिया है, और आप देख सकते हैं कि ये आखिरी नोड था जिसको हमें प्रोसेस करना है। अभी u की वैल्यू चेंज हो चुकी है, u की वैल्यू हो चुकी है d, और d के नेबर्स कौन कौन से हैं? सिर्फ एक ही नेबर है इसका, दैट इज e, तो सिर्फ एक बार चलेगा। u मतलब d, v मतलब e, और d से e तक पहुंचने की कॉस्ट है 4। तो अब इसको देखिए रिलैक्स फंक्शन में क्या होने वाला है। रिलैक्स फंक्शन में d वैल्यू ऑफ e, d वैल्यू ऑफ e देखिए 7 है, यस। क्या 7 ग्रेटर है किससे? d वैल्यू ऑफ u, यानी 9 प्लस वेट कितना है 4, तो नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। रिलैक्स फंक्शन से कोई चेंजेस नहीं हुए, और q क्योंकि अब एम्प्टी हो चुका है तो अब और कोई नोड बचा नहीं है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जरा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारा रिजल्ट क्या रहा। आप ध्यान से देखिए, a से a तक पहुंचने की कॉस्ट तो 0 है, ठीक है। a से b तक पहुंचने की शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 8, और वो किस रास्ते से हो रहा है? c रास्ते से पहुंच रहा है। तो a से b तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? ये वाला, और देन ये वाला, ठीक है। इस तरीके से हम b तक पहुंचेंगे। फिर a से c तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? डायरेक्ट, है ना, क्योंकि पेरेंट कौन है? a, और a से c तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है? 5। फिर a से d तक पहुंचने की शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 9, जो कि b के थ्रू पहुंचेंगे। तो d पर पहुंचेंगे लेकिन b के थ्रू, यानी कि ये वाला हमें कंसिडर करना है, ठीक है। और b तक पहुंचने की शॉर्टेस्ट पाथ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 5 + 3 = 8, तो b तक पहुंच के b से फिर d पे पहुंचना है। फिर a से e तक पहुंचने की शॉर्टेस्ट पाथ, a से e तक पहुंचने की शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? 7 डिस्टेंस का है, और e पर पहुंचेंगे 7 से होते c से होते हुए। तो c तक पहुंचना तो हमें मालूम है कैसे पहुंचना है, a से डायरेक्टली हम c तक पहुंचेंगे, और c से फिर हम कहाँ जाएंगे? e तक जाएंगे। तो जो मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है ना, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। अब आप देख सकते हैं a से b तक पहुंचने की शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो वो है वाया c, यानी 5 + 3 8। a से लेकर c तक पहुंचने का तो सीधे सीधे दिख रहा है 5 है, a से लेकर d तक पहुंचने का 5 + 3 + 1, ठीक है ना। इसी तरीके से a से e तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? a से c पे जाओ, दैट इज 5, c से e पे जाओ, दैट इज 2। तो हमने a नोड से बाकी सभी नोड्स तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको डेटा स्ट्रक्चर के अलावा और भी कई सारे कोर्सेज मिलते हैं, क्योंकि ये सारे वीडियोस YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन YouTube के अलग अलग चैनल्स पे हैं, तो हो सकता है आपको ढूंढने में दिक्कत जाए। इस साइट पे आपको सारे कोर्सेज के लिंक आसानी से मिल जाएंगे, और किस ऑर्डर में आपको वीडियोस को देखना है वो सीक्वेंस भी वहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली मिल जाएगा। इसके अलावा इस साइट पे आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलते हैं, या आपसे वीडियोस के फॉर्म में भी आपको कुछ कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा सारा का सारा कंटेंट हिंदी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेरे समझ से अगर आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है तो प्लीज़ आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।